हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभी क्लासेस। मैं रंजित कुमार आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए मैथ्स का जो क्लास 10th का होगा उनके लिए मैं इम्पोर्टेंट फार्मूला लेके आया हूँ। आप लोगों में से किसी ने एक कमेंट किए थे कि सर ये मैथ्स के जितने भी फार्मूला है प्लीज़ वो आप हमें एक उन पर एक वीडियो बनाएं। तो चलिए हम लेके आ गए आप लोगों के लिए। पूरा अंत है, देखिएगा पूरा चैप्टर जितने भी 1 से लेके जितने भी चैप्टर है 14 या 15 सारे का हम एकदम एक जगह सारे का फॉर्मूला लिख दिए हैं। क्लियर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पहला चैप्टर है, चैप्टर 1 है जो कि रियल नंबर्स है। तो उसमें एक फार्मूला यूज होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जो फार्मूला है A = BQ+R। यहाँ पे जो R होगा ना, आर जो होगा 0 से बड़ा हो सकता है या तो 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन बी से क्या होगा, छोटा होगा। क्लियर। यहाँ पे ये सब क्या है, ए है मेरा भाज्य, बी है मेरा भाजक और क्यू है मेरा भागफल और आर जो है शेषफल है। क्लियर। ये एक फॉर्मूला फर्स्ट चैप्टर में आपको यूज होगा। इसी फॉर्मूला पे आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सेकेंड चैप्टर में। सेकेंड चैप्टर में जो आपका फॉर्मूला यूज होगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं सेकेंड चैप्टर में शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा जो होता है -b/a। दूसरा शून्य का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा जो होता है c/a। यहाँ पे हमारा जो द्विघात का समीकरण होता है ना, वो ax² + bx + c। ये द्विघात समीकरण है, इसलिए इसका दो शून्यक होता है, एक अल्फा निकलेगा, एक बीटा होगा। तो ये दोनों शून्यकों को अगर जोड़ेंगे तो ये -b/a के बराबर होगा। मतलब ये b जो है -b/a के बराबर होगा और दोनों का मल्टीपल अगर करेंगे तो c/a होगा। ये फॉर्मूला का आपका यूज होगा। तो यहाँ पे देखिए द्विघात आपको बहुपद बनाने के लिए अगर जब दिया जाएगा तो इस फॉर्मूला का यूज कीजिए, x² - अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। अगर ये अल्फा बीटा दिया हुआ होगा आपका वैल्यू, तो इस फार्मूला से एक द्विघात समीकरण बनाने के लिए आपको बोला जाएगा। तो इस फार्मूला का यूज करके आप बना सकते हैं। क्लियर। अब आते हैं हम लोग तीसरा चैप्टर जो है यहाँ पे देख सकते हैं, जो हमारे ये बोल सकते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का है। तो यहाँ पे तीसरा चैप्टर में देख सकते हैं आपको दो समीकरण दिया होगा, जैसे a1x + b1y + c1 = 0 तथा दूसरा आपका इक्वेशन दिया रहेगा a2x + b2y + c2 = 0। यहाँ पे आपके पास तीन कंडीशन होगा। जब यहाँ पे a1/a2 मतलब कि इसका a1 और इसका a2 दोनों का मतलब अनुपात और b1 और b2 का अनुपात अगर दोनों आपस में इक्वल नहीं हुआ, तो ये जो रेखा होगा पहला प्रतिच्छेद करती हुई होगी। देख सकते हैं इस तरह का दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। दूसरा होगा केवल इसका एक ही हल होगा। इसका वैल्यू जो होगा इस तरह का इक्वेशन का, अगर a1/a2 b1/b2 अगर आ जाता है तो इसका केवल एक ही हल होगा, मतलब अद्वितीय हल, मतलब इसका एक ही वैल्यू आएगा। तीसरा ये युग्म जो होगा संगत होगा। क्लियर। अब नेक्स्ट जैसे कि आते हैं हम लोग इसी के साथ दूसरा फॉर्मूला कैसे आएगा। जब यहाँ पे a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, मतलब ये दोनों आपस में अनुपात इक्वल होगा लेकिन तीसरे अनुपात इक्वल नहीं होगा, तो वो जो होगा रेखाएं वो समांतर रेखाएं होंगे, ये कभी आपस में मिलेंगे नहीं और इसका कोई हल नहीं। क्यों? जब तक ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कट नहीं करता तब तक इसका कोई हल नहीं होगा, कोई भी वैल्यू नहीं निकलेगा और ये युग्म जो होगा असंगत होंगे। क्लियर। अब अगला हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, जो तीसरा इसी में आएगा। तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार इस पर आधारित होगा। जब a1/a2 b1/b2 और c1/c2 क्लियर आपस में तीनों इक्वल होगा, तीनों अनुपात इक्वल होंगे, तो रेखाएं क्या होगा, संपाती होंगे। मतलब दो रेखाएं एक दूसरे को आपस में संपाती होंगे, उसी पे दोनों रेखाएं कटेंगे। और इसका अगर देखा जाए अपरिमित रूप से अनेक हल, मतलब इसका बहुत सारा सॉल्यूशन हो सकता है और ये संगत है और ये आश्रित है। क्लियर। एक फॉर्मूला और इसमें यूज होगा आपका, ये जो देख सकते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रज गुणन विधि। क्लियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रज गुणन विधि में क्या होगा, जैसे दो इक्वेशन दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। तो आपको यहाँ से ये कोफिशिएंट इसको ले लीजिए b1 b2, फिर ये c1 c2 लीजिए, फिर a1 a2 ले लीजिए, फिर b1 b2 ले लीजिए। इतना करने के बाद आपको ये आप लाइन खींच दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से। तो इसमें क्या होगा, ये दोनों का मल्टीपल और ये दोनों का मल्टीपल का माइनस होगा, मतलब b1 इंटू c2 और b2 इंटू c1, ये दोनों का माइनस हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से क्या करना है, ये दोनों का मल्टीपल और फिर ये दोनों का, पहले इधर से जाना है। ठीक है,
ये वाला पहले, उसके बाद ये हो जाएगा। क्लियर? ऊपर से नीचे पहले आना है, C1A2 होगा, फिर C2A1 होगा। उसी तरह फिर यहाँ पे नीचे आना है, ऊपर से नीचे पहले आना है A1B2 और फिर आ जाएगा A2B1 और इसको माइनस कर देना है। क्लियर? और उसके बाद क्या करना है, एक बार इनको और इनको लेके इक्वल करना है, फिर एक बार इनको और इनको लेके इक्वल करना है। क्लियर? अब देखिए हम लोग यहाँ पे दिखाएं किस प्रकार से इक्वल करना है आपको। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे किए हैं, पहले ये दोनों का इक्वल किए, x b1 c2 माइनस b2 c1, और फिर ये इसको लिए 1/a1 a1 b2 माइनस a2 b2। यहाँ पे देख सकते हैं ये लिए a1 b2 और a2 b1, यहाँ पे b1 होगा। ठीक है? उसके बाद क्या करना, आपको ये वाला जो भाग है इधर चल जाएगा, मल्टीप्लाई होगा b1/c2 माइनस b2/c1, और उसके बाद a1/b2 माइनस a2/b2। क्लियर? यहाँ पे इस तरह का वैल्यू होगा। क्लियर? अब यहाँ पे x निकल गया, उसी तरह क्या करना, आपको y निकालना है। क्लियर? तो यहाँ पे ये दोनों को इस पर लेना है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा दूसरा भी वैल्यू आ जाता है। क्या आता है, y c1 इंटू a2 माइनस c2 माइनस a1, फिर 1/a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1। क्लियर? अभी इसको क्या कर दीजिए, इधर ले आइए, क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये इस तरह का y का वैल्यू आपका निकल जाएगा। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं चौथा चैप्टर में किस प्रकार से कौन सा फॉर्मूला आपका यूज होगा। अगर यहाँ चौथा चैप्टर देखा जाए तो द्विघात समीकरण हम लोग को दिया होगा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ आप लोग को विवेक्तर या विवेचक निकालने बोलेगा, तो इसका फॉर्मूला होता है d इक्वल टू b² माइनस 4ac। यहाँ पे a b और c दिया है, इसी का फॉर्मूला यूज करके विवेक्तर निकालना है, जो कि पहले d निकालना है। ठीक है? अगर इसका शून्यक निकालना तो x इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर d/2a होगा, या तो इसको अलग अलग कर सकते हैं। एक बार प्लस करके लीजिए तो ये अल्फा निकल जाएगा, माइनस b प्लस रूट अंडर d/2a, एक बार प्लस लिए, और बीटा एक बार माइनस लेके माइनस b माइनस रूट अंडर d/2a। क्लियर? d आपका ये वैल्यू होगा। क्लियर? अब देखिए इसका तीन कंडीशन आता है। क्या क्या आता है, अभी जो हम लोग d निकालेंगे, जो d अगर 0 आ गया, d जब 0 के बराबर होगा तो मूल वास्तविक होगा और समान होगा। क्लियर? मतलब अल्फा बीटा दोनों आपस में इक्वल होगा। लेकिन जब d जो है 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक होगा और असमान होगा, मतलब अल्फा और बीटा दोनों अलग अलग वैल्यू आएगा। क्लियर? दूसरा हो गया पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, जब d जो है 0 से छोटा होगा ना तो मूल वास्तविक नहीं होगा, मतलब वो मूल उसका वास्तविक नहीं होगा, इमेजिनरी निकलेगा, जो कि वैल्यू हम लोग को इसमें नहीं सीखना है। क्लियर? अब आते हैं हम लोग पांचवा चैप्टर में ये जो क्वेश्चन है एपी से क्वेश्चन आता है। चैप्टर 5, प्रथम पद को a बोलते हैं, सार्वंतर को d बोलते हैं, पदों की संख्या को n बोलते हैं, nवां पद को an बोलते हैं, और अंतिम पद को al भी बोलते हैं। क्लियर? nवां पद या अंतिम पद बोल सकते हैं। अब देखिए nवां पद का सूत्र होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एक ये होगा। दूसरा nवें पदों का योग पूछा जा सकता है, तो n इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, या तो डायरेक्ट आप एस एन बराबर n/2 a प्लस ए एल लिख सकते हैं, जब हमारे पास l का वैल्यू दिया रहेगा या तो an का वैल्यू। क्लियर? तो ये हमारा तो चैप्टर 5। अब आगे हम लोग बात करते हैं चैप्टर 6। चैप्टर 6 में कौन सा फॉर्मूला आएगा। चैप्टर 6 में आता है, जब एक त्रिभुज कोई दिया हुआ ABC, क्लियर, अगर ये BC समांतर DA का है तो इसका जो अनुपात होगा AD/BD, उसके बाद AE/EC, ये दोनों आपस में इनका अनुपात बराबर होगा, या दूसरा AB/DB, ये बराबर DB। ठीक है? AB/DB, या तो फिर AC/EC, ये हो सकता है अनुपात। तीसरा अनुपात क्या हो सकता है, यहाँ पे देख सकते हैं AD/ आपका AB, या तो AE/AC, ये 3 अनुपात हो सकता है जब ये कंडीशन होगा। अगर किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर कोई एक समांतर रेखा खींची जाए तो वो क्या होगा, आपस में ये 3 अनुपात दिखाता है। क्लियर? अब अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं, अगला 7 नंबर जो फॉर्मूला है उसको हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे देखिए a और b, यहाँ पे x1 y1 x2 y2। अब ab का पहला दूरी सूत्र क्या होता है, दूसरे में पहले को करना, x2 माइनस x1 का करना और उसका स्क्वायर कर देना, फिर y2 माइनस y1 का स्क्वायर करना और स्क्वायर कर देना, और ये होल रूट हो जाएगा। या तो आप ऐसा भी कर सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस
y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर और ये रूट कर सकते हैं। क्लियर, पहला फॉर्मूला। अब इसमें दूसरा आपके पास क्या आ जाएगा, अगर तीन बिंदु ए बी सी, तीन बिंदु अगर सरेखीय होगा तो यहाँ पे ए बी प्लस बी सी इक्वल टू क्या होगा, ए सी आपस में इक्वल होगा। उसके बाद तीसरा इसमें फॉर्मूला है क्या, यदि ए बी और बी सी दोनों बराबर होगा, ए बी और बी सी आपस में बराबर होगा, या ए बी और ए सी नॉट इक्वल टू, तो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होगा। क्लियर, मतलब कि इस प्रकार से मान लीजिए ए और बी और सी है, ए बी और ए सी आपस में इक्वल है, लेकिन ए बी जो ए बी और ए सी दोनों आपस में इक्वल नहीं होगा तो वो क्या होगा, त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज। मतलब कि यहाँ पे देख सकते हैं ए बी बी से इक्वल है लेकिन ए सी जो है ए बी की इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे देख सकते दो त्रिभुज समान है लेकिन तीसरा नहीं है, तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। उसके बाद चौथा इसमें जो फॉर्मूला यूज होगा आप यहाँ पे देख सकते हैं, यदि ए बी बी सी और ए सी तीनों त्रिभुज के भुजा, देखिए ए बी और बी सी और ए सी तीनों आपस में इक्वल हो जाएगा, तो ये क्या होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। क्लियर, तीसरा पांचवा पॉइंट्स क्या है, यदि ए और बी नॉट इक्वल, ये दोनों आपस नॉट नहीं इक्वल होगा, नहीं तीनों मतलब बोल सकते हैं आपस में इक्वल नहीं होगा, ना तो ए बी ना तो बी सी और ना ही ए सी, तीनों आपस में इक्वल नहीं होगा, तो ये त्रिभुज क्या होगा, विषमबाहु त्रिभुज होगा। ये आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट फॉर्मूला जो आपका यूज होगा इसमें, मान लीजिए एक कोई चतुर्भुज दिया हुआ, ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी और सी डी बराबर ए डी, मतलब आपस में चारों इक्वल हो जाएगा और इसका विकर्ण ए सी और बी डी आपस में दोनों इक्वल हो जाएगा, तो ये जो चतुर्भुज होगा ये क्या होगा, एक वर्ग होगा। ये कंडीशन आपसे पूछ सकता है। अगला 7 नंबर क्वेश्चन अगर 7 नंबर फॉर्मूला देखें, अगर यहाँ पे ए बी ठीक है और सी डी आपस में इक्वल है और ए डी और बी सी दोनों आपस में इक्वल है, मतलब ये इक्वल है, फिर देख सकते हैं ए सी और बी डी, ए सी और बी डी ये दोनों विकर्ण भी आपस में इक्वल है, तो ये चतुर्भुज जो होगा एक आयत होगा। क्या होगा, एक आयत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ए बी बी सी सी डी चारों सब इक्वल होगा और यहाँ पे दोनों विकर्ण आपस में इक्वल नहीं होगा, तो ये समचतुर्भुज होगा। क्या होगा, समचतुर्भुज होगा। उसके बाद यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट फॉर्मूला आते हैं विभाजन सूत्र। ठीक है, अगर यहाँ पे देखा जाए विभाजन सूत्र, यहाँ पे हमारे पास ए बी और सी 3 पॉइंट दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमारा जो बीच वाला पॉइंट है इसको निकालना है, तो इसको निकालने और ये इसका अनुपात दिया है m1 इंटू m2 दिया हुआ है, तो अगर आप निकालना होगा x का अनुपात निकालना है तो m1 और यहाँ लेना x2 प्लस क्या लेना, फिर m2 लेना है और फिर क्या लेना है इधर x1 और ये दोनों m1 और m2 को जोड़ देना, तो यहाँ पे x का निर्देशांक निकल जाएगा और y का निर्देशांक निकालना है, m1 y2 कर देना है, फिर m2 y1 कर देना, फिर m1 प्लस m2। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, विभाजन सूत्र का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं मध्य बिंदु, ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, मध्य बिंदु मध्य अनुपात विभाजित करे तो मान लीजिए कि ए और बी कोई एक रेखा है, उसका बीचों बीच उसका अनुपात मतलब बीचों बीच उसको विभाजित करता है एक पी बिंदु, तो क्या करना है, x1 और x2 दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दीजिएगा तो x निकल जाएगा, फिर उस तरह y1 और y2 को जोड़ दीजिएगा 2 से भाग कर दीजिएगा तो y निकल जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक और फार्मूला लास्ट फार्मूला है जो कि इसमें पूछा जाता है, इस पे बेसिक जैसे कोई भी एक त्रिभुज दिया गया है, क्लियर, तो यहाँ पे देख सकते हैं ए बी से एक त्रिभुज हुआ x1 y1 x2 y2 x3 y3 यहाँ दिया हुआ है। तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आता है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा। इसको हम याद रखते हैं 23, इसको बोलते हैं 31, इसको बोलते हैं 12 और इधर यहाँ देखते हैं 1 x1 x2 x3 तो है ही। क्लियर, अब देखिए यहाँ पे अगर तीनों बिंदु सरेखीय होगा, अगर तीनों बिंदु अगर सरेखीय तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इस त्रिभुज का। क्लियर, अब आगे हम लोग बात करते हैं चैप्टर 8। अगर आप यहाँ पे चैप्टर 8 देखें तो चैप्टर 8 आता है हमारा त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमिति से जैसे साइन थीटा इक्वल टू पी बटे एच होता है, कॉस थीटा बी बटे एच होता है, टेन थीटा पी बटे वी होता है, कॉसेक थीटा एच बटे पी होता है, सेक थीटा एच बटे बी होता है और कॉट थीटा पी बटे बी होता है, मतलब ये दोनों आपस में उल्टा है। क्लियर, ये हो जाएगा।
फिर पाइथागोरस परिमेय का यहाँ पे यूज होगा। जब h आपको निकालना है तो रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। अगर p निकालना रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। अगर b निकालना तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होगा। क्लियर। अब चलिए हम लोग आगे इसमें तीसरा आपके पास क्या होगा, ये वैल्यू याद करने के लिए, मतलब सांकेतिक मान सारणी। जैसे कि साइन यहाँ पे थीटा दिया होगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, 30 डिग्री का 1/2 होता है, 45 का 1/√2 होता है, 60 का √3/2 होता है और 90 का 1 होता है, ये साइन का। उसी तरह कॉस का क्या होता है, कॉस का 0 का वैल्यू 1 होता है, 30 का √3/2 होता है, 45 का 1/√2 होता है और 60 का कितना होता है 1/2 और कॉस 90 का कितना होता है 0 होता है। उसी तरह अगर यहाँ पे 10 का वैल्यू देखा जाए तो 10 का 0 होता है, 30 का 1/√3 होता है, 45 का 1 होता है, 60 का √3 होता है और 90 का इन्फिनिटिव होता है। इसका मतलब होता है इन्फिनिटिव, मतलब अपरिभाषित। फिर देखिए कॉसेक के लिया जाए तो कॉसेक का जो 0 डिग्री का अपरिभाषित होता है, 30 का 2 होता है, 45 का √2 होता है, 60 का 2/√3 होता है और 90 का 1 होता है। अगर यहाँ पे सेक का देखा जाए तो सेक का 1 होगा 0 डिग्री, 30 डिग्री 2/√3 होगा और आपका 45 डिग्री √2 होगा और 60 डिग्री 2 होगा और 90 का जो होगा कॉसेक का अपरिभाषित होगा। क्लियर। अब एक और बच गया मेरा, अब देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट वाला देखते हैं क्या है। क्लियर। तो थोड़ी सी आगे करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कॉट अगर 0 डिग्री का देखा जाए तो इन्फिनिटिव होगा, 30 डिग्री का √3, 45 का 1, 60 का 1/√3 और 90 का 1 होता है। तो ये टेबल था आपका, ये 8.3 में क्वेश्चन 8.2 में ये क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेगा ये टेबल। ठीक है, इसको सही तरीके से आप नोट कर लें। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। क्लियर। तो यहाँ पे देख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अगर आपको निकालना है तो ये क्या करना, कॉस को उधर ले जाइए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब हमको सिर्फ साइन थीटा लेना है तो स्क्वायर को हटा देना तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। अब देखिए अगर हमको कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है तो साइन को उधर ले जाइए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सिर्फ हमको खाली कॉस चाहिए तो स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर रूट हो जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अगर आपको सेक स्क्वायर थीटा निकालना है तो 10 को उधर ले जाइए तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर आपको सिर्फ सेक थीटा निकालना है तो स्क्वायर को हटा दीजिए तो रूट हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर आप यहाँ पे देखिए 10 स्क्वायर थीटा निकालना है तो 1 को इधर ले आइए, 10 को इधर ले जाइए तो 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। और सिर्फ 10 थीटा निकालना तो स्क्वायर को हटाइए, इधर रूट हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर। अब आगे हम लोग बात करते हैं तीसरा फॉर्मूला, यहाँ पे 3 नंबर फॉर्मूला अगर देखा जाए तो अगर हम लोग कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब सिर्फ आपको कॉसेक स्क्वायर थीटा निकालना है तो ये कॉट को उधर ले जाए तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सिर्फ कॉसेक थीटा निकालना है तो स्क्वायर को हटाइए तो रूट हो जाएगा। उसी प्रकार से खाली कॉट को निकालना है तो कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सिर्फ कॉट का निकालना है तो रूट है तो स्क्वायर है तो रूट कर दीजिए। क्लियर। अब नेक्स्ट आता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। अब आपको खाली साइन थीटा निकालना है तो कॉसेक थीटा को डिवाइड कर दीजिए। दूसरा अगर आपको कॉसेक थीटा निकालना है तो ये साइन थीटा को डिवाइड कर दीजिए तो कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा आ गया। क्लियर। अब अगला आता है मेरा नेक्स्ट फॉर्मूला जो आता है यहाँ पे देख सकते हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो कॉस थीटा अगर निकालना तो सेक थीटा को भाग कर दीजिए 1/सेक थीटा हो जाएगा। अगर आपको सेक थीटा निकालना है तो कॉस थीटा से भाग कर दीजिए 1/कॉस थीटा हो जाएगा। फिर देखिए टेन थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू कितना हो गया 1 हो गया। अगर आपको टेन थीटा निकालना है तो टेन थीटा इक्वल टू 1/कॉट थीटा। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए तब ये आगे बनेगा। क्लियर। और कॉट थीटा इक्वल टू 10 को डिवाइड कर दीजिए तो 1/टेन थीटा हो जाएगा। उसके बाद टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। क्लियर। अब आगे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम लोग और देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो 8.3 में यूज होगा साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा और टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा होता है और सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा होता है। आई मीन्स यहाँ पे देख सकते हैं साइन का उल्टा क्या हो जाएगा कॉस होगा देख सकते हैं और कॉस का उल्टा क्या हो जा रहा है साइन हो रहा है। क्लियर। उसी तरह टेन का उल्टा कॉट हो रहा है
और कॉट का उल्टा टेन हो रहा है। यहाँ पे देख सकते 10 का उल्टा कॉट हो जा रहा है, कॉट का उल्टा फिर 10 हो जा रहा है, फिर कॉसेक का सेक हो जा रहा है, कॉसेक का सेक हो जा रहा है, और सेक का कॉसेक हो जा रहा है। तो ये आपको याद करना है। क्लियर। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट फॉर्मूला जो है आपका वो देख लेते हैं। आगे थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं। अब देखते हैं चैप्टर 8 के बाद 12, डायरेक्ट 12, क्योंकि 10 और 9 10 में उस फॉर्मूला नहीं है, ये सब आपका यूज होगा। सबसे पहले देखिए एक कोई ब्रीथ है, ठीक है, चैप्टर 12 का है। तो ब्रीथ की ये वाला जो हो गया इसको कहते हैं त्रिज्या ओ ए। फिर इस तरह का आपका एक ब्रीथ है, यहाँ पे जो थीटा दिख रहा है त्रिस्खंड ए ओ बी, ये वाला जो भाग है इसको बोलते हैं त्रिस्खंड, इसको बोलते हैं अर्ध ब्रीथ, इस तरह का होता है। और ये जो है एक ब्रीथ के बीचों बीच जो खींचा गया दो त्रिज्या इसको व्यास कहते हैं। और ये देखिए इस प्रकार से ब्रीथ है और एक जीवा खींचा गया, तो नीचे वाला लघु ब्रीथ खंड हो गया, ऊपर वाला क्या हो गया, दीर्घ ब्रीथ खंड। ठीक है। अब देखिए त्रिज्या जो होता है ना इसको आर से डिनोट करते हैं और व्यास को डी से। और जो त्रिज्या होता है ना व्यास की आधी होती है और व्यास जो होता है त्रिज्या की दोगुनी होती है। क्लियर। अब थोड़ी सी हम आगे बढ़ते हैं और इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखा जा सकता है 3 नंबर बोलता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। चौथा नंबर क्वेश्चन इसमें अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो पाई आर स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा। चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो 1/4 पाई आर स्क्वायर या तो 90/360 पाई आर स्क्वायर होगा। क्लियर। अब देखिए त्रिशखंड का क्षेत्रफल देखा जाए तो θ/360 डिग्री पाई आर स्क्वायर होता है। अगर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल देखा जाए θ/360 डिग्री -1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। दीर्घ त्रिशखंड का क्षेत्रफल अगर देखा जाए 360 माइनस थीटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर -1/2 साइन स्क्वायर थीटा होगा। क्लियर। अब थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं और फॉर्मूला इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ यूज हो सकता है। अब देखिए वृत्त का परिमाप क्या होता है, वृत्त का परिमाप या तो परिधि बोले तो 2 पाई आर होता है। अगर डी व्यास वाला वृत्त का परिमाप या परिधि देखा जाए तो पाई डी होता है, क्योंकि यहाँ पे 2r इक्वल टू आपको पता है डी होता है, इस 2r की जगह हम लोग डी पुट कर दिए। अब आता है अर्धवृत्त का परिमाप या परिधि तो पाई आर प्लस 2r, क्योंकि अर्धवृत्त जैसे ये हो गया अर्धवृत्त हो गया, ये तो परिधि हो गया पाई आर, लेकिन यहाँ से यहाँ तक एक त्रिज्या इधर एक त्रिज्या इधर, इसलिए 2r लिखे हैं। क्लियर। या तो आप पाई आर प्लस डी भी लिख सकते हैं। क्लियर। या तो फिर इस दोनों से r कॉमन निकाल लीजिए तो पाई प्लस आर भी लिख सकते हैं। बहुत सारा प्रोसेस से आप लिख सकते हैं। अब आता है त्रिशखंड के चाप की लंबाई l। तो चाप की लंबाई मतलब कि ये त्रिशखंड है ना, इसकी लंबाई ये वाला लंबाई क्या होगा, तो θ/360 डिग्री 2 पाई आर। उसके बाद चक्रों के एक पूर्ण चक्कर तय की गई दूरी, मतलब कि एक कोई वृत्त है उसको एक चक्कर पूरा करना है, तो एक कितना दूरी तय करेगा चक्कर में, जितना इसकी क्या होगा परिधि होगा, तो चक्कर का परिमाप जो होगा वही होगा। ठीक है। चक्का का जो परिमाप होगा वही उसकी क्या होगा, एक चक्कर में तय की गई दूरी होगा। और इकाई समय में पूर्ण चक्कर की संख्या क्या होगी, इकाई समान में तय की गई दूरी बटे परिधि। क्लियर। तो ये था इसका 12 नंबर का फॉर्मूला। अब आगे हम लोग बात करते हैं 13। अगर यहाँ 13 की बात किया जाए तो यहाँ पे 13 में आता है घनाभ। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आता है, 2 × LB + BH + HL। घनाभ का आयतन देखा जाए तो L × B × H होता है। और घनाभ का विकर्ण देखा जाए तो √L² + B² × H² होता है। क्लियर। प्लस। ठीक है। तो ये हो गया विकर्ण इसका। अब आगे हम लोग बात करते घन। घन का अगर बात किया जाए तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a², लेकिन घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल देखा जाए तो 4a² होगा। और घन का आयतन अगर अब देखा जाए तो a³ होगा। क्लियर। और घन का विकर्ण होगा √3a। अब आते हैं घन के बाद आते हैं हम लोग बेलन। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये घन ये बेलन है, बेलन का ये पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब सिर्फ इस तरह ऊपर नीचे ढक्कन लगाइएगा, इसलिए 2 पाई आर स्क्वायर को ऐड करना है। क्लियर। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2 पाई आर एस, खाली साइड वाले भाग का क्षेत्रफल। और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्लियर। अब आगे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बेलन का आयतन खत्म हो गया, अब गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल या तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर। और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखा जाए तो 3 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये देखिए अर्धगोला है
तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका आधा हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन कुल बोला है तो ये वाला ढक्कन भी लगाएंगे तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए 2 पाई आर स्क्वायर और 1 पाई आर स्क्वायर कितना होगा, 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो सिर्फ 2 पाई आर स्क्वायर होगा, और गोले का आयतन देखा जाए तो 4/3 पाई आर स्क्वायर होगा, और अर्धगोले का आयतन क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे भी क्यूब होगा। क्लियर। अब देखिए हम लोग अर्धगोले के बाद अब आते हैं हम लोग शंकु। अगर यहाँ पे शंकु की बात किया जाए तो बोलता है शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे कुल नहीं लगाए हैं, तो अगर यहाँ पे ना तो पार्श्व बोले नहीं तो वक्र बोले, तो यहाँ पे क्या है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है। अब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखा जाए तो पाई आर एल होगा। क्लियर। और शंकु का आयतन तो 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो यहाँ पे देखिए एल निकालने का एक फॉर्मूला होता है, रूट आर स्क्वायर प्लस एल एच स्क्वायर होता है, और एच निकालने का एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होगा और रूट होगा। क्लियर। अब हम लोग शंकु के बाद खत्म हो गया, अब हम लोग आते छिन्नक। अगर यहाँ पे छिन्नक देखा जाए तो छिन्नक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है पाई एल इंटू आर प्लस एल आर होगा, स्मॉल आर इंटू आर होगा, क्योंकि छिन्नक में यहाँ पे इस प्रकार से होगा, एक बड़ी त्रिज्या होती है, एक छोटी त्रिज्या होती है। अब प्लस क्या करना, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर करना, मतलब कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। फिर छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पाई एल और कैपिटल आर प्लस आर होगा। क्लियर। और छिन्नक का आयतन होगा 1/3 पाई एच कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर प्लस आर इंटू आर हो जाएगा। अब देखिए इसमें भी एक तिर्यक ऊंचाई एल निकालना है, तो एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर होगा, और अगर सिर्फ एल निकालना तो रूट कर दीजिए, तो एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर इस तरह करके निकाल सकते हैं। 13 चैप्टर हम लोग कंप्लीट किए। अब आते हैं हम लोग 14 नंबर फार्मूला में। 14 नंबर फार्मूला में आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास 3 फार्मूला है। तो पहला चैप्टर में माध्य निकालने का, तो इसको बोलते हैं समेसन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई बट्टे क्या होगा, समेसन ऑफ एफ आई, पहला। दूसरा माध्य का फार्मूला होगा एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच होगा। बहुलक निकालने का एल प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच, या तो बहुलक की इस फार्मूला से निकल सकते हैं 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। क्लियर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट होता है पूरा फार्मूला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों को भी शेयर कर दें, जहाँ पे आप फेसबुक व्हाट्सएप सब जगह शेयर कर दें, और जो न्यू है वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। क्लियर। क्योंकि यहाँ पे हिंदी मीडियम के बहुत सारी चीज़ आपको मिल जाएगा। जिसने पूरा वीडियो देखा उसके लिए धन्यवाद, थैंक यू। और इसका PDF भी मैं आपको दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा होगा, या तो आप हमारे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लें। इसका PDF ले लीजिए और इनको प्रिंट करा के आप इनको जल्दी से देखें, क्योंकि जो लिख सकते हैं लिख लीजिए, या तो आप उनका PDF ले लें। लगभग 9 या 10 पेज का आएगा। तो चलिए आज इतना ही, मिलते हैं हम आपको अगले पार्ट्स में, तब तक के लिए बाय।